गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7, जिसकी डेट है 22 जुलाई 2021। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि आपका नाम, और यहाँ पर आएगा आपके क्लास टीचर का नाम। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। उप विषय इतिहास की समझ भाग 2। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। ईसा पूर्व चौथी सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर ज़रूर देखा होगा। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। इसके बाद है पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है, कौन सा काल माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है। 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इसके लगभग 320 वर्ष बाद यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सैन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांडे, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले, जो कि दक्षिण की तरफ फूल रही थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण की तरफ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं बताती हैं। जैसे कि कौन कौन सी इमारतें थी? कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके उदाहरण हैं। ये सभी कौन कौन सी इमारतें हैं? बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हम इसे कह सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी, मतलब नई बातें बताई, नई राह दिखाई। इसके बाद ये जो चित्र दिया हुआ है चैतन्य देव, ये चैतन्य देव का चित्र रहट इसको कहते हैं, जिसमें से जंगलों में या खेतों में पानी पहुंचाया जाता था नदियों से निकालकर। इबादत खाने में अन्य धर्मों विद्वानों के साथ अकबर। और यहाँ पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये वाली ये कौन सी? एक सभा है, अकबर की सभा, जहाँ पर इबादत खाने में अन्य धर्मों के विद्वानों, अन्य धर्मों के अलग अलग धर्मों के विद्वान यहाँ पर इनके साथ सभा में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इबादत खाना जहाँ पर ये बैठे हुए, उसे क्या कहा गया है? इबादत खाना कहा गया है। ठीक है, और ये पिक्चर्स कहाँ से ली गई है? आपकी NCERT पुस्तकों से। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। कृषि में रहट मैंने बताया आपको क्या होता है। नहरों व तालाबों, कृषि में रहट, नहरों व तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़ों भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया से व्यापारियों को आकर्षित करते रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि जो भारत में प्रचुर मात्रा में जो गर्म मसाला था, जो सूती कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था, इन सभी चीज़ों ने किनको आकर्षित किया? व्यापारियों को। जो विदेशी व्यापारी थे उनको भारत की तरफ, अपनी तरफ भारत ने आकर्षित किया। ठीक है, चलिए
दोस्तों और बच्चों, आज बात करते हैं हम दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रश्नों की। इस वर्कशीट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उनको सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। अब जो भारत की धार्मिक विरासत है उसकी कौन कौन सी संपन्नता है, क्या संपन्नता है, उसको पहचानना है और अपनी अपनी किताबों में, पुस्तकों में या फिर मैं कहूँ कॉपियों में लिखना है। ठीक है। और इसका आंसर हमें वर्कशीट में ही मिल जाएगा। एक बार हम वर्कशीट में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको वर्कशीट से ही बता देता हूँ आपके कहाँ से कहाँ तक लिखना है। दोस्तों इसका आंसर होगा, आपको इसका आंसर यहीं से स्टार्टिंग से लिखना है। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आन से कर सकते हैं। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। ईसा पूर्व चौथी सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है। आपको पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना आपको लिखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन होगा, हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। यहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको वर्कशीट में बता दिया कि आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखनी है जो मैंने बताई है वर्कशीट से, स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक बताया है वहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उस वक्त जहाजी यात्राओं का चलन था। जिस समय की ये बात कर रहे हैं उस समय क्या था, जहाजी यात्राओं का चलन था। समुद्रों से जहाज आया करते थे और जिसमें विदेशी यात्री हुआ करते थे, या धार्मिक, हम कह सकते हैं धार्मिक गुरु हुआ करते थे, जो लोग ईसाई से या इस्लाम धर्म से संबंधित थे। ठीक है। तो एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। क्योंकि उस वक्त जहाजी यात्राओं का चलन था और पानी के जहाज से आने के कारण भारत में केरल नीचे से समुद्र के पास पड़ता था, तो इसीलिए ईसाई व इस्लाम धर्म सबसे पहले केरल पहुंचा था। ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बनाइए। हमें क्या करना है, जो भारत की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी सूची बनानी है, और सूची में क्या क्या होना चाहिए, उस इमारत का नाम होना चाहिए, उस इमारत का स्थान होना चाहिए, कहाँ पर वह स्थापित है, और उस इमारत को किस व्यक्ति ने बनवाया था, किस राजा ने या महाराजा ने या किस शहंशाह ने बनवाया था, और उस इमारत की क्या विशेषता है। ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें एक सूची बना करके लिखनी है। आप सूची बना करके लिख सकते हैं एक पेज पर, कॉपी के पेज पर, मतलब कॉपी में लिख सकते हैं। और हमने क्या करा है, यहाँ पर आपको एक डायरेक्टली आंसर बता दिया है। अगर पहली इमारत की बात करूँ, कुतुब मीनार, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। इसको किसने बनवाया था, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। लेकिन इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी तरह से नहीं बनवाया था, 1-2 इसके मंजिल ही बनवाई थी। उसके बाद इसकी जब इसका स्थापन, मतलब इसका निर्माण कार्य चल रहा था, तो बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आया था दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश, उसने इसका कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कार्य का संपन्न कराया था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तो इसलिए निर्माता में कौन आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, कुतुब मीनार, जहाँ वो कहाँ पर स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी विशेषता क्या है,
इसकी विशेषता में हम कह सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, 72.5 मीटर, 72.5 मीटर ऊंचा ये कुतुब मीनार है। ठीक है, और ये कौन सा पत्थर से बनाई है, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ये बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके इस कुतुब मीनार को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा है, दूसरी इमारत हम कह सकते हैं लाल किला। लाल किला ये कहाँ पर स्थित है, ये भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसको किसने बनवाया, इसको शाहजहां ने बनवाया था। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। मतलब जो लाल किला है वह किस पत्थर से निर्मित किया गया है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। अब इसमें लाल बलुआ पत्थर लगा है जो कि लाल कलर का है, इसीलिए इसको लाल किला कहा गया है। इसकी जो दीवारें हैं चारों तरफ वह लाल कलर की है, लाल बलुआ पत्थर है, तो इसीलिए इसको लाल किला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 2-3 और इमारतों के नाम लिखने हैं, सूची बनानी है, उनके स्थान लिखने हैं और उनकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक मिनट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। अब भारत में जो है वो विदेशी यात्री, विदेशी व्यापारी काफ़ी सारे आए हैं। और इतिहास की अगर हम बात करते हैं भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में कई सारे व्यापारी भारत में आए। तो वह व्यापारी भारत में क्यों आए, उनको भारत में ऐसा क्या दिखा, या भारत ने किस प्रकार से उन व्यापारियों को आकर्षित किया जिसकी वजह से वह इनको भारत में आना पड़ा, तो उसके कारण हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारत को इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसकी, सोने की चिड़िया कहा जाता था कि भारत में इतना धन था, भारत इतना धनवान था कि दूर दूर से देशों से व्यापारी यहाँ पर आया करते थे कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने या खरीदने। जैसे कि इसके आंसर पढ़ लेते हैं एक बार हम, देखिए, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा क्योंकि भारत में गर्म मसाले, क्या है, गर्म मसाले प्रचुर मात्रा में था, सूती कपड़ा प्रचुर मात्रा में था, रेशमी कपड़ा प्रचुर मात्रा में था, जिसकी वजह से विदेशों में काफ़ी मांग थी। जो कि भारत में किस चीज़ों की प्रचुरता थी, भारत में गर्म मसालों की प्रचुरता थी, सूती कपड़े और रेशमी कपड़ों की प्रचुरता थी। तो इसीलिए विदेशी यात्री यहाँ पर व्यापार करने आते थे और इन गर्म मसालों को, सूती और रेशमी कपड़ा को अपने देश में ले जाकर बेचते थे। और यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि जो सामान यहाँ से वो ले जाते थे, फॉर एग्जांपल गर्म मसाले की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से अगर एक व्यापारी गर्म मसाला खरीद के ले जाता है और अपने देश में बेचता है, तो वहाँ पर उसको लगभग 50% मुनाफा होता है। कितना, 50% मुनाफा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुनाफे में वह मसाले को बेचता है और इसीलिए भारत की तरफ व्यापारियों का आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, आप लिख सकते हैं, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा क्योंकि भारत में गर्म मसाले, सूती व रेशमी कपड़ा प्रचुर मात्रा में थे, जिसकी विदेशों में काफ़ी मांग थी। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों के क्षेत्र दर्शाइए। अब आपको क्या करना है, आपको भारत का मानचित्र लेना है, मैप लेना है, मैप ऑफ इंडिया लेना है, जिसमें आपको इतिहास में जितने भी साम्राज्य हुआ करते थे, उनके शासक हुआ करते थे, उन शासकों के जो साम्राज्य थे, मेन रूप से जो शासक थे, उन शासकों के जो साम्राज्य थे, जो वंश थे, उन वंश को कहाँ कहाँ पर भारत के मैप में कहाँ पर वे वंश स्थित थे, उनका आपको नाम लिखना है। क्या करना है, उनका आपको नाम लिखना है, मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं भारत के इतिहास का एक मानचित्र उठाता हूँ, जैसे कि ये मानचित्र उठाया जाता है, जैसे कि ये, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, चालुक्य वंश यहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर चोला की बात करूँ तो यहाँ पड़ जाता है। ठीक है, पल्लव वंश यहाँ पड़ जाता है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, भारत का एक मानचित्र लेना है, उस मानचित्र में आपको देखना है कि कौन कौन से साम्राज्य या वंश कहाँ कहाँ पर थे। ठीक है दोस्तों, उन सभी के नाम लिखने हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आपको होमवर्क करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।